Hello, my future doctors. This side your biology educator Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel Math JEX. जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था कि बायोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं तुम्हें अश्योर कराऊंगी कि नीट में तुम्हारे 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस ज़रूरत क्या है? कंसिस्टेंसी की, रेगुलरिटी और हार्डवर्क की, और अमीशा मैम के सपोर्ट की ऑब्वियसली। तो चलो, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ पर मैंने तुमसे जाते जाते दो क्वेश्चंस पूछे थे। क्या थे वो दो क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन तो मैम ये था कि कौन से हार्मोन्स हैं जो केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे बनते हैं, और दूसरा क्वेश्चन था कौन से हार्मोन्स हैं जिनका लेवल ही प्रेगनेंसी में बढ़ता है। उम्मीद है कि तुम लोगों ने आंसर तो फाइंड आउट कर लिए होंगे, तो चलो उसका आंसर मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि कौन से हार्मोन्स केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे बनते हैं, तो उसका आंसर क्या है बच्चों? HPL, HCG एंड तीसरा क्या है बच्चों? रिलैक्सिन। वेरी गुड। HPL और HCG ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से बनते हैं? प्लेसेंटा से। एंड रिलैक्सिन हार्मोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी। ओवरी के भी किस पार्ट से? कॉर्पस ल्यूटियम से। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि कौन से हार्मोन्स हैं जिनका लेवल ही प्रेगनेंसी में बढ़ता है, उसका आंसर क्या है? योर थायरॉक्सिन हार्मोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड योर प्रोजेस्टेरोन। जिन बच्चों को ये आंसर मिल गया था उनको मेरी तरफ से बहुत शाबाशी, और जिनको ये आंसर नहीं मिला था तो बच्चों बता दूं, एनसीईआरटी की समरी की लाइंस में आंसर गिवन है कि किस हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वी हैव द कॉर्टिसोल विच इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। एंड थायरॉक्सिन एज वी नो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। मदर की बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थायरॉक्सिन। वेरी गुड। तो चलो अब अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो तुमने बड़े ज़ोर शोर से पढ़ा था। अब बात करते हैं कि अगर कोई मेल और फीमेल कॉपुलेट कर रहे हैं बट वो नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी हो, तो क्या क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स वो अडॉप्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई मेल और फीमेल ऐसे हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कंसीव हो बट नहीं कर पा रहे, तो उनके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है। तो ये सारी चीज़ों की डिटेलिंग आज हम इस चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले तो बेसिक शुरुआत यही से हो जाती है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंसान कौन है और कौन नहीं। सुनने में तो लगेगा कि मैम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मतलब जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक हो और वो रिप्रोड्यूस करता हो। बट बच्चों, अगर ये बात होती तो क्या डिफरेंस रह जाता एक रेपिस्ट में और एक नॉर्मल कपल में जो आपसी म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर की वजह से कॉपुलेट कर रहे हैं? डिफरेंस है ना। अ रेपिस्ट इज नॉट अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल, बट जो कपल्स हैं जो आपस अपनी म्यूचुअलिज्म की वजह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। यानी कि केवल ऑर्गन्स के बेसिस पे हम किसी को भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं बोल सकते। इसीलिए बच्चों, हमारी जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये बोला कि अगर किसी भी इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलना है तो उसके ये 4 पैरामीटर्स फुलफिल होने चाहिए। क्या है ये 4 पैरामीटर्स? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। चारों लेवल्स पे वो फिट होगा, तभी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगा। मान लो एज्यूम करो लड़कियां सड़क पे चल रही हैं और पीछे से गुंडे बदमाश उन्हें छेड़ दें, तो क्या वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बिहेवियर होगा? नहीं। किस लेवल पे नहीं होगा? बिहेवियरल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। तो ये 4 पैरामीटर्स का फुलफिल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? चलो, वेरी गुड। बात करते हैं थोड़ा सा अपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे। जब हमारी इंडिपेंडेंस का टाइम था, तब से लेकर के आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि बच्चे तो भगवान की देन है, जितने आ जाए उतने भले, पूरी पूरी क्रिकेट टीम बना देंगे, कुछ भी, मतलब कितने भी बच्चे हो रहे हैं उनके, कोई मतलब नहीं पड़ता। बट द थिंग इज,
ये जो हम पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कर रहे हैं आगे जाके रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो यही चीज़ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने देखा और उसने इम्प्लीमेंट किया 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या है ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? जब भी तुमने कभी ऑटो वगैरह में ट्रैवल किया हो तो ऑटो के पीछे लिखा होता है हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो का मतलब हम दो और हमारे दो बच्चे। ये स्लोगन था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। क्या है स्लोगन? हम दो हमारे दो। बट स्टिल इंडिया के जिन सेगमेंट्स में अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस है उनके लिए स्लोगन तो हम दो हमारे अनेक, कुछ भी चल सकता है। तो इस चैप्टर की ज़रूरत यही है कि हम लोगों में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें कि क्यों पॉपुलेशन को रोकना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? अब कहने को तो ये सारी बातें लिखित तौर पर प्रेजेंट है, बट रियल इम्प्लीकेशन, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो किस हद तक हो रहा है वो तुम भी जानते हो, वो मैं भी जानती हूँ। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के ही आगे कंटिन्यूएशन में गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया विच इज RCH। RCH के फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर एक वाइड लेवल की अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। जैसे तुम्हें पता है जब भी हम प्यूबर्टी स्टेज में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस इन टर्म ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। एक साइंटिस्ट ने भी कहा है दैट एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। इतना ज़्यादा जो बवंडर होता है ना हमारे दिमाग में थॉट्स का, हमें यही नहीं पता होता किन से बातों को शेयर करें, किससे नहीं करें, कौन सही गाइडेंस देगा। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स में हमारी पूरी ज़िंदगी ट्रैप हो जाती है। तो RCH का यही मोटिव है कि बच्चों को जो बेसिकली और इम्पॉर्टेंटली अपने एडोलेसेंस में एंटर कर रहे हैं उनको प्रॉपर नॉलेज दी जाए। जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड ही लड़कियों ने सुना होगा कि इन दिनों में भगवान को नहीं छूते, अचार नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, क्या क्या नहीं करते, और जिनके पीछे का लॉजिक हमें बिल्कुल नहीं पता। बट एज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस तो हमें तो हर चीज़ का लॉजिक चाहिए। तो RCH का यही मानना है कि क्यों क्यों क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको नरिशमेंट वाइज क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, डिलीवरी के बाद कैसे केयर करनी चाहिए, रेप्स और सेक्स वाले जो क्राइम्स होते हैं उनको कैसे लगाम दी जानी चाहिए, सारी अवेयरनेस को डील करता है हमारा RCH प्रोग्राम। तो चलो NCERT के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं RCH प्रोग्राम से रिलेटेड। तो सबसे पहले NCERT बोल रही है इट गिव्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल्स में पेनिस के अंदर होने वाले चेंजेस, फीमेल में वेजाइना और पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले चेंजेस, उसके अलावा एडोलेसेंस जो भी तुम्हारी बॉडी में बदलाव होते हैं, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। बहुत जगह पर ऐसा देखा जाता है, तुम सबके घर में कभी ना कभी तुमने वो तो ज़रूर देखा होगा, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट। इन सारे एपिसोड्स में से काफ़ी एपिसोड्स ऐसे होते हैं जिसमें अंडर 18 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं गलत तरीके की प्रैक्टिसेस में। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है एडोलेसेंस इज़ द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो काफ़ी बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स कमिट कर देते हैं। अब बिना कोई प्रॉपर कंट्रासेप्टिव मेथड्स के अगर हम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होंगे तो इट कैन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हमारे को हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए भी NCERT बोल रही है कि हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, चाहे वो एक नॉर्मल कपल करे, चाहे वो कोई भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करे। वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट अगर कर भी रहे हैं तो क्या क्या प्रिवेंटिव मैथड्स हमें यूज़ करने चाहिए, दैट मस्ट ऑल्सो बी डन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे कि एड्स, इसका ट्रांसमिशन और इसकी रोकथाम। इसके अलावा इट वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो हमारे जो एडोलेसेंट वाला, टीनेजर वाला जो ग्रुप है उसके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है कि उनको सारी की सारी अवेयरनेस मिली जानी चाहिए। उसके अलावा और क्या क्या बोला है इसमें, ऐसे लोग जो मैरिजेबल एज ग्रुप के हैं। मैरिजेबल एज ग्रुप मतलब कि
अपनी प्यूबर्टी से स्टार्ट कर लो, और फीमेल्स का मीनोपॉज, और मेल्स के केस में थोड़ा आगे भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि मेल्स में स्पर्म थ्रू आउट द लाइफ बनता है। वो एक अलग बात है कि बाद की स्टेजेस में उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिबल या मैरिजेबल एज ग्रुप। तो एज ग्रुप के लोगों के बारे में, या फिर बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, जैसे तुम्हें पता हो अपने पास क्या क्या अवेलेबल है, बताओ। नेचुरल मैथड्स, केमिकल मैथड्स, बैरियर मैथड्स, ये सारे मैथड्स अवेलेबल है ना, जो हम अभी पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी। उसके अलावा प्रेग्नेंट मदर की केयर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, यानी कि मम्मी ने डिलीवरी कर दी, उसके बाद उनको अपनी और बच्चे की, जच्चा बच्चा की केयर कैसे की जानी चाहिए वो भी डील करेगा। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पॉर्टेंस, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पॉर्टेंस तो अमीशा मैम के बच्चे बता देंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि लैक्टेशन के टाइम पे मदर से बच्चे को एक एंटीबॉडी मिलती है, जिसका नाम क्या है बच्चों? मैम, दैट इज़ IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। तो वो हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। पुराने ज़माने की जो दादी वगैरह होती थी ना, उनको तो ये था हमें तो लल्ला चाहिए, लल्ली नहीं चाहिए। तो लल्ला लल्ली का जो डिफरेंस आ रहा था पहले, नो डाउट अभी भी कुछ सेक्टर्स में है, बट काफ़ी हद तक ये इरेडिकेट हो चुका है। तो ये पूरी तरीके से हमारी कंट्री से, हमारे वर्ल्ड से ही इरेडिकेट हो जाए, उसके बारे में भी इसमें बात की जाती है। इसके अलावा और क्या क्या बात करोगे? कुछ सोशल एविल्स हैं, लाइक सेक्स अब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम, जैसे कि कुछ जगहों पर फीमेल्स की तस्करी की जाती है, या जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, जो रेप जैसे क्राइम्स होते हैं, उनका पूरा, तुम समझ रहे हो ना, कहाँ से लेकर के कहाँ तक का पूरा एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आर कवर्ड इन RCH प्रोग्राम। बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो हमें खुद पता है कि कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन है। लगभग मान लो 0 के बराबर, 0 तो चलो ज़्यादा ही हो गया, 2% के बराबर इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ने तो लॉन्च कर करके छोड़ दिए, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी निल। बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की। मैम ये एमनियो वर्ड तो कुछ सुना सुना लग रहा है ना? यस बच्चों, ये बात कर रहे हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड की। एमनियोटिक फ्लूइड तुम्हें याद है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब बच्चा इम्प्लांटेड स्टेज में होता है, कल हमने उसका डायग्राम पढ़ा था, कुछ याद आया? तो बस वही डायग्राम तुम्हें दोबारा से समझना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे बाहर जो हमने लेयर बनाई है वाइट कलर से, उस लेयर का नाम क्या है? और ये जो ब्लू वाली लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है? अरे मैम, हम तो फटाफट बता देंगे, आपने पढ़ाया था। बाहर वाली लेयर इज द कोरियन और अंदर वाली लेयर इज द एमनियोन। शाबाश। एमनियोन के अंदर ये फ्लूइड भरा होता है बच्चों। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज योर एमनियोटिक फ्लूइड। फ्लूइड फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द डेवलपिंग फीटस। तो होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी के किसी भी नॉर्मल पार्ट को ले लो, तो वहाँ पर नए नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स शेड ऑफ होते हैं। तो सेम इस फीटस के साथ भी हो रहा होगा। जैसे इसकी स्किन की बात करें तो स्किन के सेल्स भी नए नए आ रहे होंगे, और जो पुराने हैं वो शेड ऑफ हो रहे होंगे। तो होता क्या है, इसके स्किन के जो भी सेल्स हैं वो शेड ऑफ होके कहाँ चले जाते हैं? इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। ठीक है, अब हम चलो मान लो जैसे अमीशा मैम तुम्हारी डॉक्टर है, तो मेरे पास आए एमनियोसेंटेसिस कराने के लिए, तो मैं क्या लूँगी? एक इंजेक्शन। और इंजेक्शन को हम कहाँ डालेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। क्यों डालेंगे? बिकॉज वी रिक्वायर एमनियोटिक फ्लूइड का पूरा सैंपल। ठीक है, हमने एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया। अब एमनियोटिक फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ सेल्स। किसके सेल्स? हमारे नहीं मैम, फीटस के सेल्स। अब इन फीटस के सेल्स को या पूरे एमनियोटिक फ्लूइड को हम लैब कंडीशन में एग्जामाइन कर सकते हैं, और हमें एक सेल के अंदर के सारे डिटेलिंग मिल जाएगी। जैसे हमारे इस फीटस के सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम। क्यों बच्चों? मैम बिकॉज फीटस इज डिप्लॉयड इन नेचर। अब तुम मुझे बताओगे, क्या इन 46 क्रोमोसोम को देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि मुबारक हो, लल्ला हुआ या लल्ली? हाँ, लड़का है या लड़की? आसानी से बता सकते हो।
क्यों मैम? क्योंकि 46 क्रोमोसोम में हमें ये भी तो पता चल जाएगा कि एक्स एक्स है या एक्स वाई। बस ये जो इसका फायदे वाला पॉइंट है ना, वही इंडिया के लिए एक बैन वाला पॉइंट बन गया है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्स डिटर्मिनेशन एमनियोसेंटेसिस इज बैंड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है लड़का हुआ तो बल्ले बल्ले और लड़की हुई तो नल्ले नल्ले, है ना। तो क्या होता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से कौन बैन हो गया इंडिया में से? एमनियोसेंटेसिस इज बैंड इन इंडिया। तो तुम समझ रहे हो, बस हमारी मेंटेलिटी की वजह से एमनियोसेंटेसिस जैसी अच्छी चीज़ भी इंडिया से बैन है। बट मैम इसमें अच्छा क्या है? अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, जब मेरे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो क्रोमोसोम के अंदर का डीएनए प्रेजेंट होगा। अगर डीएनए प्रेजेंट है तो क्या मुझे यहाँ का म्यूटेटेड सेगमेंट भी पता चल सकता है? जैसे मान लो ये म्यूटेटेड एरियाज है, म्यूटेटेड जीन्स, तो क्या मैं इनकी स्टडी करके पता कर सकती हूँ कि यहाँ पे किस सीक्वेंस में गड़बड़ हुई है? पता कर सकते हैं ना। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ज़्यादातर म्यूटेशन डिसऑर्डर्स ही होते थे। तो इस वजह से क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जैसे पहला एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया में बच्चों, जैसे मान लो स्किन में कोई भी कट लग जाता है ना, तो खून रुकना, बहना मतलब स्टार्ट होता है तो ख़त्म ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग करने के लिए 13 फैक्टर्स चाहिए। अब मान लो कोई फैक्टर ऐसा हुआ जो बन ही नहीं पाया, तो क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा ऐसा इंसान था जो जनरेशन तक अपनी बॉडी के लिए एक कैरियर की तरह काम किया, मतलब उसके काफ़ी सारे डिसेंट्स भी आए थे, वो डिसेंट्स भी हीमोफीलिया के कैरियर थे। आई वॉन्ट टू नो द आंसर फ्रॉम यू ऑल। दूसरा एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। सिकल सेल में क्या होता है, हमारे नॉर्मल आरबीसीज की शेप होती है बाइकनकेव, और ये सिकल सेल एनीमिया की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं स्पिंडल शेप में। तो ये जो होता है ये भी एक म्यूटेशन का रीज़न है, जो तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बल्कि दोनों ही बीमारियों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैम म्यूटेशन तो हमने पता कर ली, क्या हम क्रोमोसोम्स का नंबर भी पता कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, ये तो मतलब क्या नेकी और पूछ पूछ वाली बात कर दी। सारे क्रोमोसोम को तुम विजुअलाइज कर सकते हो। तुम ये भी पता कर सकते हो कि कौन सा क्रोमोसोम कितनी कॉपीज़ में अवेलेबल है ना। तो यहाँ से हम एक और तरीके की बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं जो तुम्हारी क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी की वजह से आती है। एन्यूप्लॉइडी मतलब कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम की एन्यूप्लॉइडी होती है, नंबर में चेंज होता है क्रोमोसोम्स के। और कौन सा क्रोमोसोम बच्चों? 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स है जिनको हम एमनियोसेंटेसिस से पता कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की हमें पता चल जाए कि कब ये पहले हो गई या बाद, मतलब जो भी है, पहले अगर उसका हमें कॉज पता चल जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको क्योर करना बहुत आसान होगा। तो अगर बच्चे में पहले से ही अपने को जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चल जाए तो बहुत आसानी से हम जीन थेरेपी से उनका परमानेंट क्योर कर सकते हैं। क्योंकि जीन थेरेपी अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है। समझ में आया? तो ये उसके प्रोस थे, और ये क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका कॉन्स था। और बदकिस्मती की बात है कि इंडिया में इसके चलते एमनियोसेंटेसिस को कर दिया गया है बैन। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारी इस जगत की सहेली के बारे में। सहेली बोले तो
एक ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड जिसमें किसी भी तरीके का स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं होता। सहेली से रिलेटेड कुछ की फीचर्स हैं, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच नीड्स टू बी मेंशन। सबसे पहली बात, इट इज नॉन स्टेरॉयडल। नॉन स्टेरॉयडल मतलब नो हॉर्मोन्स। दूसरा, अगर हॉर्मोन्स नहीं है तो क्या है इसके पास, इट कंटेन्स सेंट क्रोमन सॉल्ट एंड द सेंट क्रोमन सॉल्ट इज एंटी ईस्ट्रोजेनिक इन नेचर। ठीक है, ईस्ट्रोजन को बिल्कुल एंटागोनिस्ट होता है। कैसे काम करता है वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी ही। नेक्स्ट चीज है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंस अ वीक पिल। एक वीक में एक ही बार खाना होता है और काम खत्म हो जाता है। समझ में आया? और इसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ है? ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऑन एंडोमेट्रियम आर ब्लॉक्ड। यही इसका साइट ऑफ एक्शन है और यही इसका वर्किंग मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को ढंग से समझते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक हाइपोथैलेमस, उसके बाद वी हैव पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी के बाद थोड़ा सा मैं नीचे जाऊं तो यहां पर आगे हमारी ओवरी, दिस इज द ओवरी, और यहां पर आगे हमारे पास एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब मैं जो जो बोलती जा रही हूँ उस चीज को बड़े ही शिद्दत के साथ सुनना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH। GnRH की फुल फॉर्म क्या होती है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH जाके काम कराता है कहाँ पर? पिट्यूटरी पे। ठीक है, कौन सी वाली? एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं LH एंड FSH। देखो, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स काम करते हैं पिट्यूटरी पे और पिट्यूटरी के हार्मोन्स काम करते हैं ओवरी पे। ठीक है, ये चेन ऐसे ही चलती है, हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी फिर ओवरी। अब ओवरी कौन से मेजर हार्मोन्स निकाल रही है? ईस्ट्रोजन एंड योर प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनका साइट ऑफ एक्शन हो जाता है यूट्रस, यूट्रस की एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्योंकि यूट्रस कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता। अब होता क्या है, इस यूट्रस के एंडोमेट्रियम के पास ही इन दोनों हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। क्यों रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? क्योंकि ईस्ट्रोजन अब प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में आके ही तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अपने आप को चेंज करती है। कभी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, कभी एकदम पतली हो जाती है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं एंडोमेट्रियम में, दैट इज बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो अब मान लो किसी ने खाली सहेली, ये सहेली क्या करती है? दिस सहेली इज योर आस्थीन का सांप। ये सहेली जाएगी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को क्या कर देगी? क्या कर देगी बच्चों? ब्लॉक। दिस सहेली ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर। अब भाई बेचारा ईस्ट्रोजन कितना भी रोता रोता आए, लेकिन ये एंडोमेट्रियम पे काम नहीं कर पाएगा। अगर इसने एंडोमेट्रियम पे काम नहीं किया तो एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन कराएगा कौन? कोई भी नहीं। तो सहेली का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। कहाँ ब्लॉक करता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे, जिसकी वजह से आगे की स्टेजेस नहीं हो पाती, इम्प्लांटेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट्स है सहेली के बारे में, इनको अच्छे से याद कर लेना। नॉन स्टेरॉयडल होती है, एंटी ईस्ट्रोजेनिक है, वंस अ वीक पिल है और ब्लॉक करती है ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को। ठीक है, अब बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की।
क्या लगता है तुम्हें? हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च कर लिए, हमने RCH लॉन्च कर लिया, हमने दुनिया की तमाम चीज़ें लॉन्च कर दी, है ना? तो अब तुम्हें क्या लगता है कि तब से लेके अब तक पॉपुलेशन एक्सप्लोड करी है या पॉपुलेशन के साइज में कुछ रिडक्शन हुआ है? तो बेटा इसका सीधा सीधा सवाल है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन ही हुआ है। जैसे अब तुम्हारी NCERT में इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है जिसको मैं हाईलाइट करूंगी, देखो ये वाली लाइन। According to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20 per thousand per year, a rate at which ये सब तुम पढ़ लेना। मेरा जो मेन हाईलाइटिंग फीचर था वो थी ये वाली लाइन कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो जनगणना की जाती है उसमें ही लिखा गया है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% से लेस है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लेस देन 2%। पूछ लेंगे इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन, तो इट विल बी लेस देन 2%, जिसका मतलब है 20 per thousand पर ईयर, यानी कि हर साल 1000 लोग 20 बच्चे को बनाने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इकोलॉजी वाले चैप्टर से ज़्यादा रिलेटेड होता है। इकोलॉजी में हम ये रेट पढ़ते हैं, पॉपुलेशन मतलब कैसे अपने आप को वो करती है, फैलाती है, या मोर्टेलिटी, नेटिलिटी, सारी चीज़ें वहीं से हैं। बट क्योंकि पॉपुलेशन है तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% से कम है, यानी कि हर साल 1000 लोग 20 बच्चे बनाने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इससे पहले की बात बताऊं, जो 2001 में सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये रेट था 1.7, है ना? अब हो गया है 2011 के अकॉर्डिंग 2। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई अब नई सेंसस रिपोर्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये रेट और ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, NCERT ने बताया है, कुछ स्टैटिस्टिक्स बताई हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 बिलियन थी 1900 में, 6 बिलियन हो गई 2000 में, एंड 7.2 बिलियन हो गई 2011 में। 2 बिलियन, 6 बिलियन, 7.2 बिलियन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में अपनी इंडिपेंडेंस के टाइम पे यानी कि 2000 के आसपास 350 मिलियन थी, और उसके बाद मई 2011 में ये हो गई 1.2 बिलियन। तो ये जो इतना ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, उसके बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आया तो वो तुमसे बहुत सारे पॉइंट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम बताओ कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। नीट में वही क्वेश्चन, वही टॉपिक्स आएंगे जो NCERT में गिवन है। तो NCERT बोलती है, क्या बोलती है उससे पहले मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलती हूँ। एक आता है मॉर्टेलिटी और एक आता है नेटिलिटी। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं। मॉर्टेलिटी मतलब होता है बच्चों डेथ, और नेटिलिटी मतलब होता है बर्थ। ठीक है, अब मैं पॉपुलेशन के लेवल पे देखते हैं तो इसको बोल देते हैं बर्थ रेट या फिर डेथ रेट। तो अब हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी मेडिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, जैसे पहले के टीवी सीरियल्स में क्या होता था, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से ऐसे बाहर आते थे, अब बोलते थे या तो मम्मी बचेंगी या बच्चा बचेगा, हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये केसेस कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो चुका है ना। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है यानी कि MMR एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि IMR, दोनों में ही क्या हुआ है बच्चों, डिक्रीज। दोनों ही मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुए हैं। उसके अलावा हमारी रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो तीन पॉइंट्स हैं, डिक्रीज किस में हुआ है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, और डिक्रीज किस में हुआ है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। लेकिन इंक्रीज किस में हुआ है, रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के लोगों में। रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप लगभग 14 से लेकर के कितना 24 नॉर्मली बोलते हैं, बट इट कैन लास्ट अप टू 45 ईयर्स। जैसे जिन लोगों में मीनोपॉज 45 ईयर्स के बाद होते हैं ना, तब तक आप रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आइडियल कंट्रासेप्टिव की। हम केमिस्ट्री में आइडियल गैसेस और रियल गैसेस पढ़ते हैं, वैसा सही कुछ आइडियल वाला कंसेप्ट है। बट उससे पहले मैम ये तो बताओ कि कंट्रासेप्टिव का मतलब क्या है। तो बेटा कंट्रासेप्टिव
ऐसे मेथड्स या ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो प्रेगनेंसी को या तो रोकती हैं या फिर डिले करती है, या फिर हमें ये भी एक वो देती है कि फ्रीडम देती है कि दो बच्चों के बीच में हम इतने साल का गैप रख सकें, यानी कि स्पेस चिल्ड्रन. सो व्हाट इज कंट्रासेप्टिव? दीज आर द डिवाइसेस और methods that are used to delay or terminate pregnancy or to space children. ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना कि मदर की बॉडी, मतलब जब पहली बार मम्मी प्रेग्नेंट होती है तो दूसरे बच्चे के बीच में मिनिमम 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम में मम्मी की बॉडी फुली अपने आप को रिकवर कर लेती है. तो जब बच्चों के बीच में स्पेस करना हो, प्रेगनेंसी को डिले करना हो या प्रेगनेंसी को पूरी हद तक रोकना हो तो कंट्रासेप्टिव मैथड्स का यूज़ किया जाता है. लेकिन अच्छा आइडियल कंट्रासेप्टिव मैथड वही होगा जिसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? नंबर 1, यूज़र फ्रेंडली. जैसे हम कोई नए कपड़े पहनते हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसा स्टिकर सा लगा होता है ना जो बहुत चुभता है, मम्मी तो चुभ रहा है चुभ रहा है चुभ रहा है. तो ऐसा ना हो कि जो कंट्रासेप्टिव मैथड तुम यूज़ करो वो चुभने लगे, मतलब एकदम कंफर्टेबल यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. दूसरा क्या है? इट मस्ट बी ईजिली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल. मतलब ऐसा ना हो कि कोई कपल आज कॉपुलेट करना चाहता है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहा है और देख रहे हैं वो तो 7 दिनों बाद मिल रहा है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. मतलब तुम बाजार जाओ तो ईजिली वो चीज़ें अवेलेबल हो जाए. और ऐसा भी ना हो कि उसको केवल अंबानी ही अफोर्ड कर सके. बहुत सस्ते दामों में मिलना चाहिए और बहुत आसानी से अवेलेबल होना चाहिए. नेक्स्ट, इट शुड बी रिवर्सिबल. यानी कि आज अगर किसी कपल का मन नहीं है कि प्रेगनेंसी हो, लेकिन 1 साल के बाद वो चाहें कि बच्चा होना चाहिए, तो ऐसा ना हो कि तुमने ऐसा मेथड यूज़ कर लिया जो दोबारा से प्रेगनेंसी वाली स्टेज को रिस्टोर ही ना कर पाए. तो उसका जो अफेक्ट है इट मस्ट बी रिवर्सिबल. समझ में आया? नेक्स्ट इज शुड नॉट इंटरफेयर विथ सेक्शुअल desires of organism. इंसान की जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है उनके साथ किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इनके एप्लीकेशन के बाद. तो अच्छा कंट्रासेप्टिव मेथड बच्चों उसी को माना जाता है जो ये चारों के चारों पॉइंट्स पे खड़ा उतरे. समझ में आया? कुछ और भी एसेंशियल पॉइंट्स जैसे कि प्राइवेसी गिवन होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये तो नॉर्मल पॉइंट्स है, बाकी मेजर पॉइंट्स यही वाले हैं. आया समझ में? नो डाउट इस वाले पॉइंट का भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज योर कौन सा है? सर्जिकल मैथड्स. शाबाश. बात करते हैं जितने भी कंट्रासेप्टिव मैथड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है. तो हमारे कंट्रासेप्टिव मैथड्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में. सबसे पहला मैथड आता है next method is your barrier method. Third method is the chemical method. और लास्ट मेथड हमारे पास बचता है सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि सर्जिकल मेथड, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हमारे पास प्रेजेंट है फॉर द कंट्रासेप्शन पर्पसेस. लेकिन इन चारों मेथड्स के कुछ सब टाइप्स भी हैं. जैसे नेचुरल मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है वो आता है क्वाइटस. नेक्स्ट मेथड जो आता है वो आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया. तो हमें नेचुरल मेथड्स के अंदर भी ये 3 मेथड्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. बैरियर मेथड्स में हमारे आते हैं
अगर मैं पहले बात करूं मेल की, तो मेल के पास अवेलेबल मेथड है कॉन्डम्स। वहीं मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के पास भी कॉन्डम्स, उसके अलावा सर्वाइकल कैप्स, उसके अलावा वॉल्स, उसके अलावा डायफ्राम्स। ठीक है, कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बैरियर मेथड में भी मेल और फीमेल के पास। केमिकल मेथड्स की बात करें तो केमिकल मेथड्स में सबसे पहले आती है आईयूडीज, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का फर्दर क्लासिफिकेशन है जो हम इसके जब पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास और मेथड क्या है, इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं, इंजेक्शंस का यूज कर सकते हैं, या फिर पिल्स का। पिल्स को बच्चों हम बोलते हैं मेथड ऑफ ओरल कंट्रासेप्शन। ओरल कंट्रासेप्शन मेथड्स होते हैं हमारी पिल्स। सर्जिकल मेथड्स में हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मेल हुआ तो वेसेक्टोमी, क्योंकि यहाँ पे वासा डिफरेंस को कट किया जाता है, और अगर फीमेल हुई तो इट इज ट्यूबेक्टोमी। तो इन सारे मेथड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, इन सारे मेथड्स को हमें डिटेल में पढ़ना है वन बाय वन। एक बार इनको अच्छे से गो थ्रू कर लो, क्या क्या मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड की। देखो नेचुरल मेथड बेटा बस प्रकृति की देन है, तुम्हारे अंदर के इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे पूरा मेथड चलता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर के नॉर्मल फिजियोलॉजी के बेसिस पे ये मेथड चलता है। या किसी भी तरीके के डिवाइसेस या कोई भी तरीके की चीज़ को हम यूज़ नहीं करते। नेचुरल मेथड सबसे ज़्यादा लीस्ट इफेक्टिव मेथड्स हैं। हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, लग गया तो लग गया वरना आराम जाने। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कोइटस इंटरप्टस, जिसको हम विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो ये हमारा फीमेल ट्रैक्ट है, ये सर्विक्स वाला रीजन और ये वेजाना वाला रीजन। मान लो यहाँ पर पेनिस ऑलरेडी इंसर्टेड है, फीमेल ट्रैक्ट में इंसर्टेड है। अब होता क्या है, व्हेन मेल इज अबाउट टू इजैकुलेट तो अंदर से सेंसेशन आ जाती है, पता चल जाता है दैट इट इज अबाउट टू बी इजैकुलेटेड। तो उस सेंसेशन के पॉइंट पे ही मेल क्या करते हैं, पेनिस को फीमेल ट्रैक्ट से विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब फीमेल ट्रैक्ट से उसको बाहर निकाल दिया जाता है कुछ इस तरीके से। अब इतना लॉजिक तो तुम भी लगा सकते हो कि क्या ये इतना ज़्यादा अफेक्टिव होगा या नहीं होगा। नहीं होगा मैम, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये होता है कि कभी कभी इजैकुलेशन से पहले मेल की साइड से जो फ्लूइड निकलता है, जिसको हम प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड बोलते हैं, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ स्पर्म्स रह सकते हैं। या इवन जब मेल पेनिस का विड्रॉल कर रहा है फीमेल ट्रैक्ट से, तब भी चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत जो उसका सीमन है वो लीक कर जाए, वेजाइनल ट्रैक्ट में आ जाए। तो कुछ अमाउंट ऑफ स्पर्म्स कैन बी प्रेजेंट इन द वेजाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बस चांस वाली बात है, हो गया तो हो गया, अदरवाइज कोई भरोसा नहीं। समझ में आया? सो कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड इज जस्ट बेस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम द फीमेल ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ या फिर जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट मेथड जो नेचुरल मेथड में आता है दैट इज योर रिदमिक मेथड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। रिदमिक और पीरियोडिक मतलब से तुम्हें पता चल रहा होगा देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी रिपीटेड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे पीरियोडिसिटी आ रही है, यहाँ पे साइक्लिंग रिपीट हो रही है। एब्स्टिनेंस मतलब किसी भी चीज़ को रोकना। तो होता क्या है बच्चों, हमें बेसिक ये पता होना चाहिए कि एक ओवम वन डे एंड जो स्पर्म होता है इसकी लाइफ स्पेन होती है 3 डे। कुछ चांसेस में इसकी लाइफ स्पेन 5 डेज तक भी जा सकती है। अब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल
ऑन एन एवरेज 28 डेज की उसकी ड्यूरेशन होती है। हम मान के चलते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी मच अनसर्टेन। कोई गारंटी थोड़ी ना है कि 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होगा, इतनी आसान थोड़ी ना होती है फीमेल्स की ज़िंदगी। ओव्यूलेशन इससे पहले भी हो सकता है, ओव्यूलेशन इसके बाद भी हो सकता है ना। तो मान लो ओव्यूलेशन हो गया 13th डे, 12th डे या फिर 15th डे, 16th डे, प्लस माइनस करके हम चल सकते हैं। मान लो ये 11 ले लो, ये 10 ले लो, मैं मान के चल रही हूँ कि 13th डे पे ओव्यूलेशन हो गया, ये ओवम रिलीज हो गया। और मान लो लगभग हमारा 1 2 3 11th डे पे स्पर्म के अंदर एंट्री हुई है। तो स्पर्म क्या करेगा, इस दिन सर्वाइव करेगा, इस दिन सर्वाइव करेगा, और इस दिन सर्वाइव करते करते ओवम से मीट भी कर लेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। गारंटी है ना, मतलब पूरा एग्री करते हो ना इस चीज़ से। मान लो हमारा जो ओवम है वो रिलीज हुए 12th डे पे, और यहाँ से स्पर्म हमारा गया 10th डे पे। तो अभी भी चांसेस है कि यहाँ यहाँ और यहाँ से सर्वाइव करते करते 12th डे पे क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन। या इसी को मैं अगर साइकिल को आगे ले जाऊँ, अब हम मान के चल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन ओवम रिलीज हो रहा है दैट इज अकरिंग ऑन 15th डे, ठीक है। और मान लो कहीं यहाँ पे जाके स्पर्म आया, ये यहाँ पे आया, तो चांसेस है बिल्कुल पूरा पूरा फर्टिलाइज होने के। तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि हम एक ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं विच इज ऑफ 10th डे टू 17th डे। ये वो फेज है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, क्योंकि इन्हीं ड्यूरेशंस में हमारा जो ओव्यूलेशन है वो होता है। सो दिस पीरियड फ्रॉम 10th to 17th डे इज कॉल्ड एज द फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो कौन सी विंडो है, जहाँ पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर मैक्सिमम। समझ में आ गई बात। तो फर्टाइल विंडो वो पीरियड होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं। तो अगर किसी को सेफ प्ले करना है तो 17th डे के बाद और इधर 10th डे से पहले द कपल कैन कप्युलेट, अगर वो चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो और कप्युलेशन करना है तो। क्लियर है। तो ये कौन सा मेथड है हमारा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या फिर रिदमिक मेथड। नेक्स्ट हमारा जो मेथड आता है वो आता है लैक्टेशनल एमीनोरिया। एमीनोरिया मतलब होता है बच्चों एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होना। और लैक्टेशनल मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लैक्टेशन। तो जब एक मदर के पार्चुरेशन होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उसके बाद लगभग 6 महीने तक इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग होती है। इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंटेंस लैक्टेशन चाहिए, मतलब मिल्क चाहिए। मिल्क फॉर्मेशन के लिए बच्चों कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन? बताओ 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 बताओ। सो मैम वी नो दैट ड्यूरिंग इंटेंस breastfeeding our body make intense amount of prolactin, है ना, क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन और सिक्रीशन कराना है तो प्रोलैक्टिन तो लगेगा ही लगेगा। और ये जो प्रोलैक्टिन है ये आगे जाके ब्लॉक करता है GnRH को। अगर GnRH ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक हो जाएंगे हमारे LH और FSH। अगर FSH ब्लॉक हो गया तो मैम न्यू फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? अगर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा तो भाई आगे के ईस्ट्रोजन कैसे बनेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगी। लेकिन ट्विस्ट कहानी का ये है कि इस लैक्टेशनल एमिनोरिया का जो मैक्सिमम टाइम है वो है 6 मंथ्स, लेकिन इसका जो मिनिमम टाइम है
वो हमें नहीं पता। इट कैन लास्ट फॉर फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स, ठीक है। इसी वजह से इसी धोखे के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी ऐसे सिबलिंग्स भी मिलते हैं जिनके बीच में 1 साल का गैप भी होता है, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया हुआ, रिदमिक मेथड हुआ या फिर विड्रॉल मेथड हुआ, ये इतने ज़्यादा रिलायबल मेथड्स नहीं हैं। दीज आर जस्ट बेस्ड ऑन योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, नेचुरल बॉडी की फंक्शनिंग के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबल या बेस्ड होते हैं। समझ में आ गया? तो मैम नेचुरल मेथड नहीं है तो अब हमारे पास और क्या चारा है? तो बच्चों तुम्हारे पास चारा है बैरियर मेथड का। बैरियर मेथड चाहे किसी भी एज ग्रुप का मतलब जो भी इंसान हो, बैरियर मेथड्स तो ऑलवेज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बैरियर मेथड्स के अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन या प्रेगनेंसी कुछ और भी एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, बैरियर मेथड में दिस डायग्राम इज ऑफ मेल कॉन्डम्स। जो भी कॉन्डम्स हैं, ये वाला जो डायग्राम है इट इज़ ऑफ फीमेल कॉन्डम्स, जिनको हम फेमिडोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। पहली बात, ये जो कॉन्डम्स होते हैं, दीज कॉन्डम्स आर मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट। किसके बने होते हैं ये? लेटेक्स शीट। ये भी लेटेक्स शीट है और इस डायग्राम में ये भी लेटेक्स शीट है, ठीक है, क्योंकि इसके चांसेस ऑफ रप्चरिंग आर वेरी लो। मेल कॉन्डम्स के साइज पे मत जाना, इट कैन एनलार्ज इटसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द पेनिस। उसके बाद क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं एसटीडीज की, एसटीडीज IST लोकल कॉल ये वो नहीं है, ये एसटीडीज तो बेटा वो वाली कॉल है जो सीधे भगवान से तुम्हारा कनेक्शन करा सकती है ना, सीवियर केसेस में जैसे कि एड्स। तो अगर तुम्हें एसटीडीज से प्रिवेंट करना है सो यूज ऑफ कॉन्डम इज वेरी 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 मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब करना ही करना चाहिए, है ना, क्योंकि मेल एंड योर फीमेल कॉन्डम्स के 2 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है प्रिवेंट कंसेप्शन एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है प्रिवेंट्स एसटीडीज, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है। क्यों होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज? ये तब होती है जब 2 लोगों के फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं। जैसे मान लो फीमेल का वेजाइनल फ्लूइड और मेल का सीमेन आपस में कांटेक्ट आए और अगर वो इन्फेक्शियस हुए तो एसटीडीज का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम्स में भी, जैसे अगर मैं मेल कॉन्डम की बात करूँ तो यहाँ पर एक ऊपर रिंग है और एक नीचे रिंग है। जो ऊपर की रिंग है ना वो बच्चों पूरी क्लोज्ड है और जो नीचे की रिंग है वो ओपन है। तो जो क्लोज रिंग है उसको तो सेल्फ इंसर्शन से सर्विक्स वाले एंड पे लगा दिया जाता है और जो ओपन रिंग है उसको बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ से पेनिस इंसेमिनेट कर सके। पेनिस और वेजाइनल वॉल के बीच में यहाँ पर एक बैरियर आ गया और वो बैरियर क्या है? वॉल ऑफ कॉन्डम्स। इसलिए एक तो इसको बैरियर मेथड बोला है क्योंकि ये गैमीट्स को आपस में मीट ही नहीं करने देता, उनके बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है। जैसे होता है ना वो लव स्टोरीज वाली मूवीज़ में अब्बा जान बीच में आ जाते हैं कि नहीं ये शादी नहीं होगी, केवल उसी तरीके का पूरा फंडा है यहाँ पर। मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में पास में आएंगे ही नहीं तो एसटीडी किससे होगी? किसी को भी नहीं। इसीलिए कॉन्डम्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग योर एसटीडीज, ठीक है। फीमेल्स के पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा, दिस वन इज योर सर्वाइकल कैप। नाम से पता चल रहा है कहाँ पे प्रेजेंट होगी है? सर्विक्स पे। दिस वन इज योर वॉल्ट्स एंड दिस वन इज योर डायफ्राम। तीनों डायग्राम्स तुम्हें दिख रहे होंगे छोटी छोटी कटोरियों जैसे, है ना, बस कटोरियों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तुम्हारे सर्वाइकल कैप है, इसको सर्विक्स की ओपनिंग के ऊपर लगा दिया जाता है और सेल्फ इंसर्शन हो सकता है। ये हमारे वॉल्स हैं, ये भी वैसे ही है टोपी जैसे, और ये डायफ्राम्स है, डोम शेप स्ट्रक्चर। तीनों ही मेथड में तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि वेजाइनल वॉल इज स्टिल एक्सपोज्ड। ये यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं है, यहाँ पर कोई लेटेक्स शीथ नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी यहाँ पर पेनिस का इंसर्शन होगा तो पेनिस का इंसर्शन और वेजाइनल ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है वो आपस में पास में आ रही है और पास में आने की वजह से यहाँ से एसटीडीज का ट्रांसमिशन आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो ये जो तीनों मेथड्स है, सर्विकल कैप्स, वॉल्स एंड डायफ्राम्स, ये यूज़ कौन करता है? फीमेल्स, बट दीज आर नॉट
एडवाइजेबल टू बी यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एसटीडीज। तो दो चीजें इसके बारे में क्या है, पहली बात these three methods are used by females। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नो प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज से तो अब आराम ही बचा है, ठीक है। ओहो ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। दीज आर यूज्ड बाय फीमेल्स प्लस नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज। समझ में आई बात। तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्डम्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, उनको डिस्पोज ऑफ हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन ये तीनों जो मेथड्स हैं दीज कैन बी रीयूज्ड, इनको रीयूज कर सकते हो। जैसे फीमेल्स मेंस्ट्रुअल कप को करते हैं ना रीयूज, बॉइलिंग वाटर में उसको वॉश ऑफ करके कर सकते हैं, उसी तरीके से तीनों के तीनों मेथड जो होते हैं दीज आर रीयूजेबल। दीज थ्री मेथड्स आर रीयूजेबल। समझ में आया। अब होगा क्या, मान लो सर्वाइकल कैप हमने इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन अब इसको रिमूव करना है बॉडी से। तो सर्वाइकल कैप जब रिमूव होगा बॉडी से, मतलब वेजाइनल ट्रैक्ट से, तो काफ़ी चांसेस हैं कि कुछ सीमन जो इसकी वॉल पे चिपका रह गया होगा वो अंदर एंटर कर जाए, सर्विक्स में और अंदर चला जाए। तो ऐसे केस में बचाएगा कौन। तो होता क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे मान लो ये वॉल्ट्स है, तो एनसीईआरटी बोलती है इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़, क्या यूज़, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स की एक क्रीम लगा दी जाती है इसके ऊपर। मान लो कल को यहाँ पर कोई स्पर्म ऐसे आ जाए, ठीक है, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स क्या करती है, इस स्पर्म के मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देंगी ताकि स्पर्म भी डेड ऑफ हो जाए। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ। जैसे ये हमारे पास है सर्विकल कैप, ठीक है, और ये कहाँ पर इंसर्टेड है, दिस इज इंसर्टेड सर्विक्स वाले रीजन पे, और ये आ गया हमारा वेजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे इंसेमिनेशन हो चुका है, तो क्या होगा, कुछ सीमन इसके बाहर अभी भी लगा हुआ होगा। जब इसको हम रिमूव करेंगे तो भाई लीकेज होके अंदर जा भी सकता है। तो क्या किया जाता है, इसके अराउंड एक लेयर लगाई जाती है ऐसे, सॉरी, ये जो लेयर है किसकी होती है, ये स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, इसकी लेयर लगाई जाती है ताकि आगे जाके कोई भी स्पर्म अगर यहाँ से अटैच्ड हो तो उसकी मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाए और ये सारे के सारे जो स्पर्म है वो डेड हो जाए, डीजेनरेट हो जाए, ठीक है। इसीलिए इन तीनों मेथड्स के साथ इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज या फिर फोम्स। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दैम इन केस ऑफ मेल और फीमेल कॉन्डम्स, बट जब ये तीन मेथड्स तुम करोगे तो ये अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड्स में तुम्हारे पास मैंने बताया था बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। एक बार मैं सारे अल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में तुम्हें बताती हूँ। तो केमिकल मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा आईयूडीज। आईयूडीज के फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। उसके बाद तीन मेथड्स मैंने तुम्हें पहले ही बता दिए थे, क्या क्या, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स एंड पिल्स। ज़रूरत है आईयूडीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की। तो आईयूडीज की बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है नॉन मेडिकेटेड और दूसरी होती है बच्चों मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड वो कैटेगरी है जहाँ किसी भी तरीके का केमिकल या हार्मोन नहीं लगाया जाता। मेडिकेटेड कैटेगरीज में वी यूज़ केमिकल्स और द हार्मोन्स।
ठीक है। अब जैसे तुम एज्यूम करो तुम्हें लिप्स पे वैसेलीन लगानी है, कुछ भी लगाना है क्योंकि लिप्स फट रहे हैं, तो तुम क्या यूज़ करोगे? ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करोगे, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स तो यूज़ करोगे नहीं, है ना। तो उसी तरीके से लिप्स से ही याद रखना, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है दैट एग्जाम्पल इज लिपेस लूप, ठीक है। मेडिकेटेड वाली में 2 कैटेगरीज आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। तो एक कैटेगरी है हमारी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में वी हैव द एग्जांपल कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछा जाता है कि कौन सी कॉपर वाली है, कौन सी हार्मोन वाली है या कौन सी नॉन मेडिकेटेड है। उसी तरीके से अगर मैं हार्मोन वाली का एग्जांपल दूँ तो इट इज़ योर प्रोजेस्टा सर्ट, प्रोजेस्टा सर्ट हो गया एक, और दूसरा एग्जांपल है इसका LNG20। LNG20 की फुल फॉर्म एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है बट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, इट इज लेवेनोगेस्ट्रिल, ठीक है। और ये दोनों के दोनों प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG20 आर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। मैम ये याद कैसे होगा? तो बहुत आसान है, देखो जिसके भी नाम में तुम्हें थोड़ा सा 7 और ये कॉपर लग जाए वो तो अपने आप ही कॉपर वाला हो जाएगा। प्रोजेस्टा सर्ट में वैसे भी प्रोजेस्टेरोन है और LNG20 में क्या है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट है। नॉन मेडिकेटेड मेडिकेटेड हमें समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम है दिस इज योर क्या है बच्चों, ये लिपेज लूप। थोड़ा सा लूप लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये लिपेज लूप है एंड लिपेज लूप इज नॉन मेडिकेटेड। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये वाला दिस एंड दिस, ये जो भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट करे हैं ये है हमारे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। पहले वाले का नाम है दिस वन, इट इज़ योर कॉपर T, दिस इज योर कॉपर 7। देखो तुम्हें शेप भी दिख रही होगी, 7 जैसे शेप बना रखी है ना, और इसके पैकेट पे लिखा हुआ है 375। सो दिस इज योर मल्टी लोड 375, ठीक है। तो जो ब्लू वाली कैटेगरी है दिस इज नॉन मेडिकेटेड और जो ग्रीन वाली कैटेगरीज है ये मेडिकेटेड में भी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े। सो हियर वी हैव हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। जैसे ये वाला जो डायग्राम है दिस इज ऑफ प्रोजेस्टा सर्ट एंड दिस इज ऑफ LNG20। यहाँ पे जो बीच वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यही वो स्ट्रक्चर है जो सालों साल तक अपने हार्मोन्स को रिलीज करता रहता है, ठीक है। तो ये हार्मोनल मेथड हो गया आईयूडीज का। आगे बात करें केमिकल मेथड्स की, तो केमिकल मेथड्स में हमारे पास और क्या अल्टरनेटिव्स हैं? वी हैव इंजेक्शन मेथड। इंजेक्शन मेथड में सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डेपो इंजेक्शंस, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, दूसरा मेथड है हमारे पास इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स का फेमस एग्जाम्पल है नॉर प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल की लेफ्ट आर्म में डॉक्टर्स इम्प्लांट्स को इंसर्ट करते हैं एंड दैट इंसर्शन इज सबडर्मली। सबडर्मली क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वास्कुलर सप्लाई होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, और ब्लड वेसल्स में ही तो तुम्हारे हार्मोन्स डिफ्यूज़ करके मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिक्रीशन। तो यहाँ पर क्या होता है, इस इंजेक्शन या नॉ प्लांट्स को यूज़ करके जो फीमेल है वो 5 साल तक फ्री हो जाती है किसी भी कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करने से। तो इसको हम फ्रीडम 5 के नाम से भी इसको मार्केट में देख सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इसका एडवर्टीजमेंट होता है। तो इंजेक्शन हो गया, इम्प्लांट्स हो गया केमिकल मेथड्स में। इसके बाद एक और मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड्स के अंदर ही, दैट इज योर पिल्स, मेथड ऑफ ओरल कंट्रासेप्शन,
ठीक है। अब पिल्स में हमारे पास स्टेरॉइडल भी आ सकते हैं या फिर नॉन स्टेरॉइडल भी आ सकते हैं। नॉन स्टेरॉइडल में तो हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है मैम, वो है हमारी सहेली। स्टेरॉइडल में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि वी कैन यूज प्रोजेस्टेरोन only pill, we can use progesterone, estrogen, combined pill। देखो, हॉर्मोन्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं तुम्हें स्टार मार्क करके बताना चाहूँगी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स वो कंट्रासेप्टिव्स होती है, मान लो किसी ने क्वाइटस कर लिया या फिर किसी का रेप हुआ है, तो उस टाइम पे बहुत चांसेस है कि क्या पता फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो उस केस में इमरजेंसी के तौर पे जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हमें चाहिए होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आए जाते हैं। नॉर्मली इसको हम एडवाइस करते हैं विद इन 72 days ऑफ क्वाइटस। तो एनसीईआरटी ने बोला है इस मेथड में हम पिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं और इस मेथड में हम आईयूडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। मैम हमने अभी अभी आईयूडीज़ के एग्जाम्पल देखे हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले। अब हमें ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स में यूज़ हो सकते या नहीं हो सकते, इसके लिए इसका वर्किंग मैकेनिज्म भी समझना पड़ेगा और पिल्स का भी वर्किंग मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बिल्कुल तैयार हो जाओ। अब हमारा पूरा फोकस होगा, क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया हमने, अब हमारा फोकस होगा किस पे बच्चों? वर्किंग मैकेनिज्म पे। किस किस के? सबसे पहले वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ आईयूडीज, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पिल्स। ठीक है, दोनों का हम वर्किंग मैकेनिज्म समझेंगे तभी अच्छे से हमें पता चल पाएगा कि कौन सी पिल किस तरीके से काम करती है। चलो सबसे पहले बात करते हैं आईयूडीज के बारे में। तो देखो आईयूडीज के बारे में एनसीईआरटी में ना क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो किस आईयूडी के वर्किंग तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है स्पर्म का, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देती है। मैं तुम्हारे सामने लिख देती हूँ, तुम चिंता मत करो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पिल्स क्या क्या करती है। दीज डिले ओव्यूलेशन, दीज प्रिवेंट्स implantation, changes consistency of cervical mucus। ठीक है, उसके अलावा increase phagocytosis of sperms। इसके अलावा और क्या करती है? decreases sperm motility। हमने सारे केमिकल मेथड्स का वर्किंग मैकेनिज्म इन्हीं सब में पढ़ लेना है। आईयूडीज इन 5 तरीके से काम करती है और इतने सारे इसके पास तरीके हैं और इतनी ज़्यादा ये रिलायबल है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड या फिर आइडियल method of contraception used by, कौन यूज करेगा इसे? इंडियन फीमेल्स टू डिले प्रेगनेंसी और टू स्पेस चिल्ड्रन। प्रेगनेंसी को डिले करना हो या बच्चों के बीच में गैप रखना हो, दोनों ही तरीके से आईयूडीज को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चार्ट में ये जो पहले वाले 3 पॉइंट्स हैं,
ये है फॉर हार्मोन वाली आईयूडीज के लिए। और फैगोसाइटोसिस और स्पर्म मोटिलिटी वाला जो पॉइंट है, दिस इज फॉर कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के लिए। अब कैसे है ये, उसको थोड़ा सा समझो। देखो, मान लो ये वही फीमेल का ट्रैक्ट आ गया, ये हमारा वैजाइनल वाला पोर्शन, ठीक है। अब क्या होता है, फीमेल के ट्रैक्ट में जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस की लाइनिंग में, यूट्राइन कैविटी में, जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं कौन, दीज फैगोसाइट्स। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, दीज आर द फैगोसाइट्स। मैम फैगोसाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। एंड फैगोसाइट्स आर बेसिकली योर ल्यूकोसाइट्स, जैसे कि मैम न्यूट्रोफिल्स है ना, एग्जाम्पल में हमारे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हो गए। अब होता क्या है, मान लो किसी भी लेडी ने यहाँ पर आईयूडी लगवा रखी है, ठीक है, और मान लो ये जो आईयूडी है ये है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, दिस इज योर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तो अभी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करेगी, कॉपर रिलीज करेगी, ये कॉपर कॉपर कॉपर। अब मान लो यहाँ पर नीचे से आ रहा है स्पर्म, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये आ रहा है स्पर्म वेजाइनल ट्रैक्ट से होते हुए सर्विक्स, सर्विक्स के बाद ऊपर पहुँच गए हमारे यूट्रस में, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये जो हमारी कॉपर आयंस है ये इसको ऐसे घेर लेती है, पूरा इसके अगल बगल में घेर लेती है, और ये क्या करती है, सबसे पहले तो डिक्रीज करती है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म बाय चेंजिंग इट्स मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। जैसे ही स्पर्म ऊपर एंटर कर रहा है तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर आयंस रिलीज कर रही है। ये कॉपर रिलीजिंग आयंस, ये जो कॉपर आयंस है वो स्पर्म को ऐसे घेर रही है, और घेरा बना के क्या कर रही है, इसकी मेम्ब्रेन को चेंज कर रही है, जिससे इसकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाए। इन टर्न यही केमिकल्स जो कॉपर आयंस है, ये कॉपर आयंस क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है फैगोसाइटोसिस बाय फैगोसाइट्स, यानी कि नेक्स्ट स्टेज पे क्या कर रही है, इंक्रीजिंग या स्टिमुलेटिंग फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ फैगोसाइट्स। ये इंटरेक्शन कैसे हो रहा है वो थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है, बस अभी तुम ऊपर ऊपर से ऐसे समझो। ये कॉपर आयन से फैगोसाइटिक एक्टिविटीज को बूस्टअप कर रही है ताकि ये जो फैगोसाइट्स है ये क्या करें, इन स्पर्म्स को खत्म कर दें, ठीक है। इस तरीके से सारे स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे। तो एक किसका वर्किंग मैकेनिज्म है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज का। क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करती है, उनका फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करती है, और मेम्ब्रेन में चेंज होने की वजह से ही इसकी जो थर्ड पॉइंट हो रहा है वो ये हो रहा है, थर्ड पॉइंट, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म डिक्रीज करती है। क्योंकि तुम्हें याद हो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने तुम्हें बताया था कैपेसिटेशन के बारे में। कैपेसिटेशन होता है फीमेल ट्रैक्ट में, जहाँ पर उसकी मेम्ब्रेन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए जाते हैं ताकि स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज कर ले। तो यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ही डिक्रीज हो जाती है। समझ में आया? वेरी गुड। वही अगर मैं बात करूँ हार्मोन वाली की, अगेन ये फीमेल ट्रैक्ट, ये वेजाइना, ये सर्विक्स वाला पोर्शन। तो हमारा जो सर्विक्स वाला एरिया होता है, यहाँ से एक फ्लूइड रिलीज होता है विच इज कॉल्ड एज सर्वाइकल
फ्लूइड, ठीक है, सर्वाइकल फ्लूइड रिलीज होता है। अब होगा क्या, ज़्यादातर जो हम कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं उसमें हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन होते हैं। अगर ये हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन से पहले है तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं जीएनआरएच को, और जीएनआरएच इनहिबिट हुआ तो इनहिबिट हो जाएगा एलएचएफएसएच, एलएचएफएसएच, और अगर ये इनहिबिट हुआ तो इनहिबिट हो जाएगा ईस्ट्रोजन। एग्री कर रहे हो इस चीज से? अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिफोर ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सारी चीज़ें इनहिबिट हो जाएंगी। अगर ईस्ट्रोजन भी इनहिबिट हो गया तो एंडोमेट्रियम तो थिक हो ही नहीं पाएगा। अगर ये थिक नहीं हुआ तो क्या ये इम्प्लांटेशन की साइट बचेगी? नहीं बचेगी। तो सबसे पहली बात क्या होती है, ये जो प्रोजेस्टेरोन है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इट मेक्स यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। समझ में आ गया? पहला स्टेप तो ये करता है। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन सर्विकल रीजन में जाता है और यहाँ पर थिक सर्विकल म्यूकस क्रिएट करता है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, थिक सर्विकल म्यूकस, ताकि कोई भी स्पर्म इजीली ऊपर पेनिट्रेट करके ना जा पाए। तो हार्मोन रिलीजिंग में जो हमारी प्रोजेस्टेरोन होती है वो क्या करती है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देती है। अगर ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है तो नो डाउट इट विल बिकम मोस्ट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, बट अगर ओवुलेशन से पहले ही बढ़ जा रहा है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, सर्वाइकल म्यूकस भी कैसा हो जाएगा, थिक। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आया? क्या समझा हमने ये समझा कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स जो कि 72 डेज के अंदर ले ली जानी चाहिए, इसमें हमारी एक तो पिल्स आती है और दूसरी हमारी आईयूडीज आती है। आईयूडीज के एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिए थे, ये वाले, ठीक है, देख भी लिया था इनको अच्छे से। अब इसके बाद हमने पढ़ा इनका वर्किंग मैकेनिज्म। ये ओवरऑल वर्किंग मैकेनिज्म है हार्मोनल और कॉपर आयन वाला। फिर हमने कॉपर वाला समझा और उसके बाद हमने समझा हार्मोनल वाला। अब बारी आती है पिल्स के वर्किंग मैकेनिज्म को समझने के लिए। ठीक है, पिल्स के अगर मैं प्रोजेस्टेरोन की बात करूं तो उसका वही मैकेनिज्म है जो भी हमने पीछे पढ़ा था। अब हम बात करते हैं जिसमें दोनों ही हार्मोन्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी में ऐसी कुछ लाइन है कि ये जो पिल्स होती है इनको हर महीने खाना होता है 21 दिन और 7 दिन का गैप। ये क्या कहानी है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ टैबलेट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। हम मान के चलते हैं कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 28 डेज की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये सारी टैबलेट्स होती हैं। एक टैबलेट, दूसरी टैबलेट, तीसरी, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, अब ये पत्ता आता है, जैसे तुम्हारे को मोस्ट कॉमन अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो इट इज़ ऑफ माला डी। ठीक है, अब एनसीईआरटी ये बोलती है कि सबसे पहली फर्स्ट तुम्हें खानी है, फर्स्ट पिल जो हमें खानी है वो खानी है फर्स्ट पिल एट 5th डे। हमें पता है बच्चों कि पहले 5 दिन तो हमारे अंदर क्या हो रही होती है, ब्लीडिंग फेज चल रही होती है। तो अब इस ब्लीडिंग फेज में से 5th डे हमें पिल का इनटेक करना है, और एक बार अगर इनटेक किया तो इट इज़ टू बी कंटिन्यूड फॉर कितने दिन, 21 डेज।
3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरे पैराग्राफ के ढंग से समझना। पहली पिल्स 5th डे पे कंटिन्यू करनी है 21 दिन तक, यानी कि तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि हमने 5th डे से स्टार्ट किया पिल को खाना और 25th डे पे हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, एनसीईआरटी ने फिर नेक्स्ट बोला है गैप ऑफ 7 डेज। 7 डेज का गैप करना है जहाँ पे हमें कोई पिल नहीं खानी है। तो वो 7 डेज का गैप वाला फेज कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और वही से साइकिल फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगी। अब मुद्दा तो ये आता है कि 21 दिन तक खाने से और 7 दिन ना खाने से होगा क्या। ठीक है, उसको अब ढंग से समझना। नॉर्मली हमारा क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्रोजेस्टेरोन जैसे 14th डे है, ये 14th डे है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो प्रोजेस्टेरोन तो स्टार्टिंग में बिल्कुल कम 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 कम, फिर ओव्यूलेशन के बाद वो बढ़ता है इस तरीके से। ईस्ट्रोजन क्या होता है, स्टार्टिंग से बढ़ता है, स्टार्टिंग से बढ़ता है, और एलएच सर्च कराने के लिए वेट, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर आगे जाके बढ़ता है। ये हमारा किसका ग्राफ है, एस्ट्रोजन का। लेकिन जब हम ये पिल्स खा रहे होते हैं तो इन पिल्स में क्या होता है, हम स्टार्टिंग से ही हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करके रखते हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो आगे जाके डिक्रीज करेगा, कहाँ पे आगे जाके, ऐसे जाके डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम ईस्ट्रोजन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे 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 इस टाइप से। अब इससे हो क्या रहा है बच्चों, तुम्हें एक की पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एज सून एज प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेस इन केस menstrual bleeding starts। हम ये जो पिल्स खा रहे हैं उनका मोटिव यही तो है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, ओव्यूलेशन वगैरह ना हो, ताकि प्रेगनेंसी डिले हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, पिल्स वाले मेथड में मिसकैरेज कह रही हूँ, हम यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को आर्टिफिशियली इंड्यूस करा रहे हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग में एंडोमेट्रियम थिक, मतलब एंडोमेट्रियम का लेवल, ईस्ट्रोजन आई वांटेड टू से, ईस्ट्रोजन का लेवल जो हम स्टार्टिंग में बढ़ाते जा रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो थोड़ी थिक होना स्टार्ट कर देगी। उतनी थिक नहीं होगी जितना प्रोजेस्टेरोन की वजह से होनी चाहिए। फिर जैसे ही हमारा प्रोजेस्टेरोन नीचे गिरेगा, यानी कि जब तुमने गैप किया है उस टाइम पे, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन गिरेगा तो ये जो हमारी लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, शेड ऑफ। यानी कि जब तुम ये पिल्स खा रहे हो उस टाइम पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे तुमने गैप किया तुरंत से तुम्हारी क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और दिस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल ब्लीडिंग, क्योंकि वहाँ पे सारा हार्मोनल बैलेंस नेचुरली होता है, यहाँ पर इंड्यूस कराया गया है। समझ में आया? इस तरीके से हमारी पिल्स काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारा सर्जिकल मैथड्स का। सर्जिकल मैथड्स में क्या होता है, हमारे पास 2 मैथड्स अवेलेबल है। मेल्स के लिए वी हैव वेसेक्टोमी और फीमेल्स के लिए वी हैव ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में किसको कट किया जाता है, वास डिफरेंस को, दिस ट्यूब इज योर वास डिफरेंस। और ट्यूबेक्टोमी में किसको कट किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को। ठीक है, अब यहाँ के लिए इंसिजन लगाए जाते हैं या तो स्क्रॉटम में या फिर लोअर एब्डोमेन में। यहाँ के लिए इंसिजन लगाया जाता है वेजाइना में या फिर लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, तो कट लगा के दोनों ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है और टाई ऑफ कर दिया जाता है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो मेथड है इट इज मोस्ट effective but irreversible।
इसको वापस से चेंज नहीं किया जा सकता, वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। सब कुछ होगा, हार्मोन्स बनेंगे, गैमीट्स का फॉर्मेशन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो हमने सारे के सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स को हमने अच्छे से कवर अप कर लिया है। अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, एक तो फीमेल्स में नॉर्मली नेचुरली होता है मिसकैरेज, और एक होता है हमारा MTP। इसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की हेल्प से अबॉर्शन कराया जाता है। सवाल यहाँ पर बच्चों दो बनते हैं। पहला सवाल तो ये बनता है कि ये फर्स्ट लीगलाइज कब किया गया था? तो इट वॉज इन द ईयर 1971। कहाँ पे लीगल करने की बात करी जा रही है? इंडिया में। दूसरा, MTP अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनएक्टेड इन, तो ये कब हुआ था? 2017 में। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करके इसको एक्चुअली में लागू कब किया गया? ये है कि कानूनी तौर पे लीगलाइज कब किया गया, और ये है उसको लागू कब किया गया। तो दोनों में डिफरेंस है। लीगलाइज किया गया था 1971 में और इसको अनेक्ट किया गया था 2017 में। MTP कराने के लिए तुम्हारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तुम्हारे से बोल रही है, अगर तुम्हारी ड्यूरेशन है 12 वीक्स, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है 12 वीक्स से ज़्यादा बट 24 वीक्स से कम, ठीक है। तो 12 वीक्स वाला जो पीरियड है, मतलब 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड, और वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए बच्चों, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर एक डॉक्टर की सलाह चाहिए हमें, यहाँ पर हमें 2 डॉक्टर्स की सलाह चाहिए, और यहाँ पर बच्चों कंडीशंस भी अप्लाई होती है। कंडीशंस, पहली कंडीशन ये दैट प्रेगनेंसी इज हार्मिंग मदर्स बॉडी, या तो इस प्रेगनेंसी की वजह से मदर की बॉडी में कोई हार्म जा रहा हो, मदर की बॉडी वीक हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो मदर की बॉडी में, या फिर प्रेगनेंसी विल कॉज हार्म टू फीटस। जैसे कि एग्जाम्पल, सीवियरली हैंडीकैप्ड, जैसे बच्चा सीवियरली हैंडीकैप्ड हो रहा हो, या मदर की बॉडी में कोई डैमेज या कुछ भी तरीके का हार्म हो रहा हो, तो इन दोनों कंडीशन अगर होंगी तभी ये वाला एप्लीकेबल होगा 12 वीक्स से 24 वीक्स के अंदर वाली MTP। 12 वीक्स तक अगर MTP करानी है तो एक डॉक्टर की सलाह चाहिए, और ऐसी कंडीशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 12 वीक्स के अगर बाद आप कराते हैं MTP तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो MTP से रिलेटेड यही मेजर 3-4 पॉइंट्स थे जो हमें अच्छे से कवर अप करने हैं। नेक्स्ट आती है बात इनफर्टिलिटी की। देखो, मान लो किसी कपल ने वो किया, इंटरकोर्स किया, 2-3 बार किया, और तीनों ही बार वो फेल हो गए कंसीव करने में, तो क्या तुम इस कपल को इनफर्टाइल घोषित कर दोगे या नहीं करोगे? या कुछ मिनिमम एक क्राइटेरिया होना चाहिए किसी को भी कोई भी नाम या टैग मार्क देने का? ऑब्वियसली बात है, क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी या इनफर्टाइल कपल वही बोलेंगे, उसी को बोलेंगे व्हेन a couple is unable to conceive even after 2 years of sexual cohabitation
हैबिटेशन। अगर कोई कपल 2 साल तक सेक्सुअल कोहैबिटेशन में रह रहा है, मतलब इंटरकोर्स कर रहा है विदाउट यूजिंग कंट्रासेप्टिव, तब भी उसके पास अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा तो दैट कपल इज इनफर्टाइल। समझ में आया? अब इनफर्टाइल होने का रीजन हमेशा फीमेल्स नहीं होती। इनफर्टिलिटी के कॉजेस मेल्स में भी हो सकते हैं एंड दीज कॉजेस कैन ऑल्सो ओकर इन द फीमेल्स। जैसे मेल्स में क्या क्या कमियां हो सकती हैं? सबसे पहला तो होता है, मान लो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम बच्चों? ये कॉजेज, ठीक है। तो कॉजेज मेल और फीमेल्स दोनों में ही हो सकते हैं। मेल्स में जैसे कॉजेज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब पेनिस इज नॉट एबल टू गेट इरेक्ट, ठीक है। दूसरा, लो स्पर्म काउंट। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? 200 से 300 मिलियन। अगर स्पर्म काउंट कम है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया। या फिर अगर स्पर्म काउंट है ही नहीं, नो स्पर्म काउंट, यानी कि दिस इज कॉल्ड एज एजूस्पर्मिया। और भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लो स्पर्म काउंट तो है अच्छा खासा, लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी खराब है, स्पर्म की शेप एंड साइज खराब है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है मेल्स की साइड से। वहीं अगर मैं फीमेल्स की साइड से बात करूं तो फीमेल्स की साइड से रीजंस हो सकते हैं जैसे एन ओव्यूलेशन, यानी कि एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, ओवम का रिलीज नहीं हो पा रहा, या फिर PCOS, पैल्विक सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये हो जाए जहाँ पर फीमेल्स में 3-3, 4-4 मंथ्स का गैप आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में। या फिर और क्या हो सकता है? PID, इसको तो हमें पढ़ना भी है, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। कुछ भी हो सकता है मेल और फीमेल दोनों के केसेस से। काफ़ी बार तुमने ऐसा कभी केसेस सुना होगा जहाँ पर क्या होता है, फीमेल कंसीव कर लेती है, कंसेप्शन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, बट लगातार उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। मिसकैरेज होने का रीज़न क्या है? मैं तुम्हें थोड़ा सा PID के बारे में बताती हूँ। होता क्या है बच्चों, जैसे हमें पता है ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब। PID में क्या होता है? पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, यानी कि पैल्विक वाले रीजन में थोड़ी सी इन्फ्लामेशन आ जाती है, स्वेलिंग, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो यहां से स्पर्म जा रहा है और यहां से ओवम बन रहा है। स्पर्म अंदर चला गया चला गया चला गया और फर्टिलाइज कर दिया, लेकिन अब यहां से ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट इसके बाद आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहीं पर ही अपने आप को क्या कर लेगा, इम्प्लांट। तो यूट्रस के अलावा कहीं और अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो इसको कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? व्हेन इम्प्लांटेशन occurs at places other than uterus। और ऐसे केसेस में ज़्यादातर क्या हो जाते हैं बच्चों, मिसकैरेज। क्योंकि ये रीजन उतना ज़्यादा ग्लैंडुलर और वास्कुलर थोड़ा ना होगा जितना यूट्रस ने अपने आप को तैयार किया होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो PID, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर का की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो जाता है इनफर्टिलिटी का फ्रॉम द फीमेल साइड। एक सेकेंड, अब क्या होगा बच्चों,
अगर कोई फीमेल या मेल कपल इनफर्टाइल है तो क्या उसके पास कोई तरीका नहीं है अपने आप को चेंज करने का, अपनी इनफर्टिलिटी को दूर करने का? बिल्कुल तरीका है। तो उस तरीके को हम बच्चों बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्ट। ये वो तरीका है जहाँ पर इनफर्टाइल कपल कैन ऑल्सो हैव बेबी, इट कैन ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली। ठीक है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में हमारे पास क्या क्या मेथड्स ऑप्शंस अवेलेबल है उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। वी हैव सबसे पहले IVF, फुल फॉर्म अभी लिख देती हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF के अंदर होता है बच्चों एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दो टाइप्स हैं, जिफ्ट और IUT, जिसको मैं तुम्हें डिटेल में ही पढ़ाऊंगी जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। दूसरा इनके पास मेथड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं है, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, यानी कि AI। तीसरा हमारे पास मेथड होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। कौन सा मेथड हमें कब यूज करना है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू डील विद। ठीक है, ICSI हो गया। इसके बाद वी हैव गिफ्ट, गैमीट इंट्रा गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो आर्ट्स में हमारे पास ये वाली कलाएं हैं जिनकी हेल्प से कोई भी इनफर्टाइल कपल कैन हैव फीटस, कैन हैव द इन्फेंट। समझ में आया? तो अब हमें एक एक करके इन सारे मेथड्स को डिटेल में समझना है। तो एकदम दिमाग के चक्षु खोल लो, दिमाग इधर लगा लो, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंदिरा गांधी IVF। इन विट्रो और इन विवो में क्या डिफरेंस होता है? इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रही है दैट इज अ पार्ट ऑफ इन विवो, और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो तो इट इज इन विट्रो। तुम्हें दिमाग लगा के सोचना भी है कि जो भी हमारे मेथड्स हमने लगाए हैं इनमें से कौन सा मेथड इन विट्रो का पार्ट होगा और कौन सा मेथड इन विवो का पार्ट होगा। ठीक है, ज़्यादातर ये हमें तब किया जाता है जब मान लो फीमेल इज हैविंग PID। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कब कब ये कर सकते हो। जैसे अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर पीछे, ये पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है कि फैलोपियन ट्यूब से बच्चा आगे जा नहीं पा रहा, यही इम्प्लांट हो रहा है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है। तो ऐसे केस में हम IVF को करा सकते हैं। कैसे कराएंगे? यहाँ पर एक होगा रोमियो, ठीक है, और एक होगी जूलियट। यहाँ पर दोनों के दोनों हेल्दी डोनर हैं। ओहो, दिस इज, ठीक है, और यहाँ पर ये भी क्यूट सी इसके फेस पे मत जाना, दिल से बहुत ही इनोसेंट है। तो हमने क्या किया, ये हेल्दी मेल डोनर है, डोनर, एंड ये हेल्दी फीमेल डोनर है। ठीक है, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में, यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब में इसके कलेक्ट कर लिए हमने ओवम, और यहाँ से हमने कलेक्ट कर लिया स्पर्म। समझ में आया? हमने IVF कराने के लिए हेल्दी डोनर मेल और फीमेल से उनके गैमेट्स को हमने कर लिया कलेक्ट। अब आगे जाके क्या किया जाता है, लैब कंडीशंस में ही
स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन किया जाता है और लैब कंडीशन में भी बनाया जाता है किसको, जाइगोट को। अब अगर मैं सीधा जाइगोट को ही उठा के फैलोपियन ट्यूब में डालूंगी तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मान लिया हमने कि फीमेल में तो पीआईडी है तो वहीं पे क्या हो जाएगा, उसका इम्प्लांटेशन। तो हम इसको अलाउ करते हैं टू अंडरगो क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज करेगा 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज एंड सो ऑन। अगर हमारा जो जाइगोट है वो प्रेजेंट है कहाँ पर, 8 सेल्ड स्टेज पे, तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। मैम आपने तो कहा था फैलोपियन ट्यूब में, हम तो पीआईडी एज्यूम करके चल रहे हैं। तो बेटा हम ये पीआईडी के आगे वाले रीजन में डालेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 सेल्ड और 4 सेल्ड स्टेज हमारे स्थमस वाले रीजन पे हो जाती है, तो ये जो मोरेला वाली स्टेज है वो थोड़ा आगे वाले जंक्शन पे बनती है। तो फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे और इस चीज़ को हम कहते हैं, इन सेल्स को क्या बोलेंगे, 8 ब्लास्टोमियर। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है तो हम इसको डालेंगे फैलोपियन ट्यूब में एंड दिस इज कॉल्ड एज जिफ्ट। जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर ये 8 सेल स्टेज से ज़्यादा पहुंच जाए, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, तो इसको हम डालते हैं यूट्रस में। ठीक है, और इस कंडीशन को कहा जाता है IUT, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, अब ये जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, किसका ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, फुली फॉर्म्ड, मतलब फुली फॉर्म्ड तो नहीं, ये हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज का ट्रांसफर। कुछ सेल स्टेज बन रही है जो आगे जाके पूरा एम्ब्रियो बनाएंगी। तो ये वाले जो कंडीशंस है कौन कौन सी, हमारी जिफ्ट और हमारी IUT, दीज आर द पार्ट ऑफ योर एम्ब्रियो ट्रांसफर, है ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर के पार्ट्स है। इसलिए एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन है दैट IVF is always followed by एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। IVF के बाद हमेशा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज है तो फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे जिफ्ट, और अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर की स्टेज है तो यूट्रस में डालेंगे, दैट इज IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। IVF के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बचता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, जिसको हम और क्या बोलते हैं, AI। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कब कब करा सकते हैं, मान लो कब, व्हेन, जब मेल के पास ओलिगोजूस्पर्मिया हो या मेल के अंदर चल रहा हो इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब क्या होता है, मैं ये डालना कहाँ है, फीमेल ट्रैक्ट के अंदर। फीमेल ट्रैक्ट के अंदर तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है उनको ध्यान से सुनो। या तो तुम इसे वेजाइनल ट्रैक्ट में डाल सकते हो या फिर तुम इसको यूट्रस में डाल सकते हो। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ तो हम इसको डालेंगे वेजाइना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बस इरेक्शन ही नहीं हो पा रहा, इसलिए वो वेजाइनल ट्रैक्ट में नहीं जा रहा, लेकिन स्पर्म काउंट तो ठीक है ना, तो स्पर्म तो अपने आप ही ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर ओलिगोजोस्पर्मिया है यानी कि स्पर्म काउंट ही कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। क्यों? क्योंकि स्पर्म काउंट एक तो पहले से ही कम है, ऊपर से अगेंस्ट द ग्रेविटी इनको मूव करना है, तो हम पहले से इनको ऊपर छोड़ देना ताकि कुछ तो सक्सेसफुल रेट आगे बढ़े, है ना। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो हम तो इसको वेजाइना में डाल सकते हैं, और अगर ओलिगोजोस्पर्मिया है तो इसको हम यूट्राइन कैविटी के अंदर डाल सकते हैं, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज
IUI। IUT अलग था, IVF के अंदर है। IUI मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करा दिया। समझ में आया? गुड। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास ICSI, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हमने पिछले चैप्टर में कितना कहा था कैपेसिटेशन करना चाहिए, यानी कि अगर तुम किसी भी स्पर्म को ओवम के पास रख दोगे तो वो आपस में फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बूस्ट अप करना पड़ेगा। नॉर्मली कहाँ होता है ये? फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। तो यहाँ पर हम नेचुरली क्या कर रहे हैं, मान लो इसको हम कब करेंगे? व्हेन fertilizing capacity of sperm is low। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमारे पास मान लो ये ओवम है, रुको बच्चों कलर भर दूँ थोड़ा सा ताकि सुंदर सुंदर सा लगे, है ना। चलो तब तक तो मुझे बताओ IUT मतलब, IUT स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। कब होता है ये? IVF के केस में। एंड IUI स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे स्पर्म नहीं, अभी तो एक इंजेक्शन बनाएंगे। ये हमने पिचकारी ले ली, इंजेक्शन ले लिया, और इस इंजेक्शन के अंदर हमने भर दिया स्पर्म को। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीधा स्पर्म को उठाकर साइटोप्लाज्म में डाल रहे हैं। दिस इज व्हाट? साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, जिसको हम और क्या बोलते हैं? ooप्लाज्म। तो सारा झंझट ही खत्म कर दिया, सिंपल उठाया उसको ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि सीधा के सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्पर्म का इंजेक्शन कर दिया। तब किया जाता है ये जब हमारे स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी क्या हो बच्चों? कम हो। समझ में आया? ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इट इज गिफ्ट। गिफ्ट किसको देते हैं? जिसके पास उस चीज़ की कमी होती है। तो मान लो अब बेचारी कोई फीमेल है जो ओवुलेशन नहीं कर पा रही, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो अगर कोई फीमेल उसको अपना ओवम दे दे, है ना। यही गिफ्ट में हम करते हैं। गिफ्ट में गिफ्ट इज फॉर गैमीट। गैमीट ट्रांसफर होता है यहाँ पर इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो जैसे मान लो अगेन हमारे पास एक फीमेल है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, किसी फीमेल ने यहाँ पर अपना ओवम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। किसने दिया? किसी दूसरी फीमेल ने अपना ओवम इसको दे दिया। सो दिस इज गिफ्टेड ओवम। बट क्या है, अब यहाँ से मान लो नॉर्मल ये इंसेमिनेशन वगैरह होगा, स्पर्म वगैरह जाएंगे और मीटिंग वगैरह हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अब जो बच्चा बन रहा है इसकी बायोलॉजिकल मदर कौन है? बायोलॉजिकल मदर यही है जिसने गिफ्ट को रिसीव किया है, या बायोलॉजिकल मदर वो है जिसने गिफ्ट दिया है? सो द बायोलॉजिकल मदर will be the one who gifted her ovum to this female। तो बच्चे की बायोलॉजिकल मदर कौन होगी बच्चों? जिसने अपना ओवम इस फीमेल को दिया है।
क्लियर है? बायोलॉजिकल फादर विल बी द सेम, जो उसके मैरिड हस्बैंड है वही उसके फादर हो जाएंगे, लेकिन बायोलॉजिकल मदर कौन हो जाएगी? जिसने अपना ओवम ट्रांसफर किया था। समझ में आया? तो हमने कौन कौन सी आर्ट्स पढ़ी, कौन कौन सी कलाकारियाँ दिखाई? सबसे पहले इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हमने पढ़ा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देन वी स्टडीड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और उसके बाद गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि कौन सा मेथड हम कब कब परफॉर्म कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की, जिसको हम और क्या क्या बोलते हैं? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, RTI स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एक तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, दूसरा इसको VD भी कहा जाता है, यानी कि वेनरल डिसीजेस। तो एसटीडीज के 3 नाम हो गए, एसटीडीज, RTI और VD। बात करते हैं कि इसके कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन है जो एसटीडीज कॉज करते हैं। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि एसटीडीज ट्रांसमिट कैसे होती है? फ्लूइड के कॉन्टेक्ट से ज़्यादातर ये ट्रांसमिट होती है। जैसे एजेंट्स में पहली बात करती हूँ बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया कॉज कर सकता है। फिर कौन कर सकता है? वायरस कॉज कर सकता है। उसके अलावा कौन कर सकता है? कोई प्रोटोजोआ कॉज कर सकता है। जैसे बैक्टीरियल डिसीजेस में एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोनोरिया, गमोरिया नहीं, गोनोरिया। ठीक है, इसे कॉज करता है नीजेरिया गोनोराई। मैं लिख देती हूँ कॉजेटिव एजेंट इज नीजेरिया गोनोरे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बीमारी जो हो सकती है वो हो सकती है सिफिलिस। सिफिलिस को जो कॉज करता है वो करता है कौन? ट्रेपोनीमा पैलिडम। इसके बाद नेक्स्ट बीमारी हो सकती है क्लेमाइडिया। ये बैक्टीरियल डिसीजेस हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, ट्रेपोनोमा पैलिडम और क्लेमाइडिया को क्लेमाइडिया ही कॉज करता है। वायरस अगर मैं डिसऑर्डर की बात बताऊं तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज कॉज्ड बाय HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट बीमारी जो करते हैं, नेक्स्ट बीमारी जो है यहाँ पर वो है हमारी हेपेटाइटिस B। इसको कौन कॉज करता है? सेम नाम है इसका, हेपेटाइटिस B वायरस। नाम में इतने झमेले में मत पड़ना, बहुत आसान है इनके नाम को रिकॉग्नाइज करना। नेक्स्ट है हर्पीज। हर्पीज करता है कौन? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। और एक और बीमारी आती है विच इज़ योर जेनाइटल वॉट्स। ठीक है, तो ये जो ब्लू पेन से मैंने लिखे हुए हैं इनको याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में इनका नाम दिया हुआ है। तुमसे हद से हद ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोअन में जो डिसऑर्डर है वो एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनियासिस, कॉज्ड बाय कौन कॉज करता है? प्रोटोजोअन, ट्राइकोमोनास। ठीक है, तो ये कुछ डिसीजेज है, बट इससे भी बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे पास कुछ फैक्ट्स एसटीडीज के बारे में। सबसे पहला फैक्ट ये है कि 3H है। कौन कौन से? HIV एड्स, हेपेटाइटिस B एंड हर्पीज
विच आर नॉन क्यूरेबल। इनका कोई क्योर नहीं है इन तीनों एसटीडीज का। दूसरा फैक्ट ये है कि एड्स एंड हेपेटाइटिस बी कैन बी caused by other agents apart from STDs मेथड। जैसे मान लो इन्फेक्शियस निडल है, मदर टू फीटस है, किसी भी मेथड से दोनों बीमारियां जा सकती है। एसटीडी प्रोन एज ग्रुप 14 to 25 ईयर्स का एज ग्रुप सबसे ज़्यादा प्रोन होता है एसटीडीज़ के। और इसके रीजंस क्या होते हैं? अगर इसको हटाना है तो अवॉइड coitus with multiple और unknown partners। अननोन पार्टनर्स के साथ क्वाइटस नहीं करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड एसटीडी। तो ये 2-3 पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है एसटीडीज़ के बारे में कि जो 3H है दीज आर नॉन क्योरेबल। हेपेटाइटिस बी और एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अदर मैथड्स अपार्ट फ्रॉम एसटीडी वाला। उसके अलावा 14 to 25 वाला जो एज ग्रुप है वो मोर प्रोन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के संक्रमण में आने के लिए। और क्वाइटस विद मल्टीपल पार्टनर्स और अननोन पार्टनर्स को अवॉइड करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एसटीडीज। इसके अलावा तुमसे क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्रासेप्टिव मैथड मस्ट बी यूज्ड टू प्रिवेंट एसटीडी। सो आंसर इज यस, वेरी गुड, बैरियर मैथड, कंडोम्स, वेरी गुड। बात आती है इनके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों? सिम्टम्स एसटीडीज के कुछ आते हैं कॉमन सिम्टम्स, कुछ आते हैं सीवियर सिम्टम्स लेटर स्टेजेस के। तो कॉमन सिम्टम्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, नोजिया, रैशेस एंड इरिटेशन इन प्राइवेट पार्ट्स, foul smell like rotten fish, fluid discharge, abdominal pain, etc. ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स है जो इनिशियल डेज पे सबके सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो सीवियर केसेस है उसके एग्जांपल्स क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास? जैसे कि इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। मान लो कोई कॉजेटिव एजेंट ऐसा है जो सीधे जाके टेस्टिस को ही अफेक्ट कर दे या सर्टोली सेल या लेडिक सेल्स को ही अफेक्ट कर दे, तो फीमेल तो जो हो जाएगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा। या फिर और सीवियर केसेस में क्या कॉज कर सकता है ये? इनफर्टिलिटी के अलावा PIDs, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस, या फिर कुछ केसेस में ट्यूमर्स। ट्यूमर इतना ज़्यादा सीवियर मतलब नहीं कॉज करते ये, बट ट्यूमर्स कैन ऑल्सो बी कॉज्ड। ठीक है, तो एसटीडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए कि कौन कौन इन्हें कॉज कर सकता है, किस किस नाम से इन्हें जाना जा सकता है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे इसको क्योर किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है, और इसके सिम्टम्स। तो हमने सारा का सारा चैप्टर अपना कवर अप कर लिया है। होप तुम्हें चैप्टर को समझ में आ गया होगा और पिछले चैप्टर से भी इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। हमने क्या क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कौन होता है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, सहेली कहाँ बनाई गई थी, कहाँ बनाई गई थी? अरे बाबा, सहेली कहाँ बनाई गई थी? रुको, अभी बताते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने बताया है या नहीं बताया। वेट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये पॉइंट तो छूट गया रे बबुआ। सो ये इंपॉर्टेंट है, सहेली वॉज मेड इन CDRI लखनऊ, जहाँ पे CDRI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है। तो CDRI लखनऊ में सहेली को बनाया गया था। पूरे चैप्टर में बच्चों को एटलीस्ट ये पॉइंट तो रटाया होता है, CDRI लखनऊ में सहेली को बनाया गया था। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, इसका वर्किंग मैकेनिज्म सहेली का। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ लिया था, आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े थे, कंट्रासेप्टिव मेथड्स के क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, फिर केमिकल मेथड्स का वर्किंग मैकेनिज्म पढ़ा था हमने। उसके बाद क्या पढ़ा था, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स पढ़ी थी, ये पढ़ लिया, सर्जिकल मेथड्स, फिर MTP वगैरह पढ़ के पूरा का पूरा इनफर्टिलिटी एंड STDs हमने कंप्लीट कर लिया। होप कि तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ जहाँ तुम्हारी कंसेप्चुअल लैकिंग होंगी वो भी पूरी फुलफिल हो गई होंगी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं आपके सामने लेकर ही आऊँगी, घबराना मत। आपकी अमीशा मैम, बायो वाली मैम हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।